नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस बार कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा और बाकी एग्जाम भी जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन टाइम टू टाइम करवाता रहता है, परंतु अपकमिंग एग्जाम कांस्टेबल का रहने वाला है, तो उसके लिए ये सीरीज़ हमने अलग से चलाई हुई है और डेफिनेटली आपको हेल्प मिल भी रही है। 5 पार्ट अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं और पहले से लेकर पार्ट नंबर 5 तक जो पीडीएफ एक बनी थी 50 क्वेश्चंस की, वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर अपने शेयर कर चुका हूँ। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, हु वॉज द फर्स्ट डीजीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहले डीजीपी कौन थे। देखो, हिमाचल प्रदेश के जब पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश के पहले डीजीपी कौन थे ये तो पता होना ही चाहिए। हिमाचल प्रदेश के पहले डीजीपी थे श्री SR चौधरी। SR चौधरी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डीजीपी को जो है वो आईजीपी भी जो है वो बोलते हैं। तो आईजीपी थे पहले जब ये बने थे, परंतु अब तो हम डीजीपी ही नॉर्मली बोलते हैं। और प्रेजेंट टाइम में भी हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो है वो नए डीजीपी जो है वो बनाए गए हैं कुछ टाइम पहले ही। कुछ टाइम पहले डीजीपी जो है वो बनाए गए। तो डीजीपी कौन है हिमाचल प्रदेश के? हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी हैं अतुल वर्मा, जिनका नाम हमने कुछ दिन पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था इस सीरीज में। तो अतुल वर्मा जो है वो प्रेजेंट टाइम में डीजीपी हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस के और पहले डीजीपी थे श्री SR चौधरी। इनका नाम भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस के बारे में, हिमाचल प्रदेश पुलिस के बारे में आपने ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि जैसे कांस्टेबल है अभी, तो कल को आप कांस्टेबल बन जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग भी होगी। उसके लिए एक कॉलेज टाइप में बनाया गया है। तो जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है? वो ड्रोह में बनाया गया है। ये ड्रोह कहाँ पर पड़ता है? ड्रोह जो है वो कांगड़ा में पड़ता है और यहाँ पर होगी पुलिस कांस्टेबल की आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो यहाँ पर होगी। तो ठीक है, ये याद रह जाएगा। ये बहुत ही आसान है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? वो ड्रोह में स्थित है। ऐसा ही क्या कोई और भी क्वेश्चन बन सकता है? तो क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट आर्म्ड पुलिस बटालियन हिमाचल प्रदेश में कब बनाई गई थी। तो पहली आर्म्ड पुलिस बटालियन हमने 1971 में पढ़ा था कि 1971 में बनाई गई थी। और 1971 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन भी हुआ था और हिमाचल प्रदेश में जब 12 जिले बन जाते हैं तो एक आर्म्ड पुलिस बटालियन बनाई जाती है 1971 में। और ये जो आर्म्ड पुलिस बटालियन बनाई जाती है ये जुनगा में बनाई जाती है। जुनगा डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है जहाँ पर बनाई जाती है। ये हमने जो कांस्टेबल की पार्ट 2 है सीरीज का, उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ये पढ़ा था। ठीक है, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हु सुमन कुमारी हैज बिकम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट वुमेन स्नाइपर इन 2024। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के उस जिले की पहचान कीजिए जिसकी सुमन कुमारी 2024 में सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी। देखो, BSF की हैं ये सुमन कुमारी और ये जो है वो पहली वुमेन स्नाइपर बनी हैं। तो ये कहाँ से संबंध रखती हैं? ये हिमाचल से संबंध रखती हैं। हिमाचल के मंडी जिले से ये संबंध रखती हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अच्छा चलो, मंडी जिले से जो है ये संबंध रखती हैं ये तो सही बात है, परंतु यहाँ से और भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? पहले तो बेसिक क्वेश्चन जो हिमाचल जीके से रिलेटेड बनेगा वो यही बन जाएगा कि BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है, उनका नाम क्या है? तो सुमन कुमारी नाम आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सुमन कुमारी कहाँ से संबंध रखती हैं? मंडी जिले से जो है संबंध रखती हैं। अब BSF के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। BSF का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और BSF की स्थापना कब हुई थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। BSF की स्थापना की बात करें तो 1965 में जो था वो BSF की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी। और BSF का जो मोटो है वो क्या है? BSF का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, मतलब ड्यूटी अनटू डेथ। ड्यूटी अनटू डेथ इसका मोटो है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। इसको जो चीफ कर रहे हैं, इसके जो चीफ हैं, डायरेक्टर जनरल जो इसके हैं, इसको जो हेड कर रहे हैं वो कौन है? उनका नाम दलजीत सिंह चौधरी, आपने ध्यान रखना है। दलजीत सिंह चौधरी इसको चीफ इसके हेड हैं। बाकी हमने जान ही लिया सुमन कुमारी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोलते हैं, हु चेयर द कमेटी दैट डिमांडेड द मर्जिंग ऑफ द हिली एरियाज ऑफ पंजाब विद हिमाचल। तो बोलते हैं कि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाने की मांग वाली कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखो, पंजाब को जो था वो हिमाचल के मिलाने वाली एक कमेटी बनाई गई थी कि पंजाब के कुछ क्षेत्र हिमाचल में मिलाए जाने चाहिए। इस कमेटी की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? वो हुक्म सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये हुक्म सिंह कमेटी थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। ये जो हुक्म सिंह कमेटी है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते
देखते हैं कि पंजाब राज्य पुनर्गठन आयोग एक बनाया गया था। ये जो पंजाब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था ये 1965 में बनाया गया था। 1965 में इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो सरदार हुकम सिंह थे। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि 1965 में ये बनाया गया। 1967 में जब ये इम्प्लीमेंट किया गया तो 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में जो जिले होते थे उनकी संख्या 6 हुआ करती थी। पहले 6 जिलों से बढ़ाकर हिमाचल में जिलों की संख्या 10 जो था वो कर दी गई थी। इसमें जो था वो 4 नए जिले जोड़े गए थे और 10 जो था वो हिमाचल की जिलों की संख्या हो गई थी। और उस टाइम हिमाचल का जो था वो एरिया भी इंक्रीज़ हो गया। एरिया इंक्रीज़ हुआ तो हिमाचल का एरिया बढ़कर 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, जो कि हमें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है। और आप ये भी पढ़ते हैं कि अभी तक हिमाचल प्रदेश जो था वो फुल फ्लेज्ड स्टेट नहीं बना था, क्योंकि 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश बना रहता है। परंतु अब ये बात शुरू हो जाती है कि हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 1968 में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सारे जो विधायक होते हैं, सारी जो हिमाचल प्रदेश की लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो एक मत से जो है वो एक प्रस्ताव को जो है वो पास करते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठती है। और 18 दिसंबर 1970 को ये भारतीय संसद में जाकर पहुंचता है और भारतीय संसद में इसको हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया जाता है। फाइनली हमें देखने को मिलता है कि इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी और डेट थी 25 जनवरी 1971। ये अनाउंस कर दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक नया राज्य बनता है, जिसको फुल फ्लेज्ड स्टेट कहेंगे। और ये 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था। तो हुकम सिंह के बारे में आपने ध्यान रखना है। बाकी हिमाचल में किस तरह से चेंजेस हुए वो पता चल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 1966 में जो 4 जिले जुड़े थे वो कौन कौन से जिले जुड़े थे? 4 जिलों में देखो, एक तो कांगड़ा जिला जुड़ा था, एक कुल्लू जिला जुड़ा था, एक शिमला जिला जुड़ा था, एक लाहौल स्पीति जिला जो था वो जुड़ा हुआ था। तो ये 4 जिले जो था वो जुड़े हुए थे उस टाइम हिमाचल में। फिर 4 जिले जुड़े हुए थे, तब जाकर जिलों की संख्या 10 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टॉप्ड इन इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स इन 2023। तो बोलते हैं कि 2023 में अपराधों की घटनाओं में हिमाचल प्रदेश का अगला जिला कौन सा है, मतलब सबसे पहले नंबर पर जो जिला है वो कौन सा है, प्रथम स्थान पर जो जिला है हिमाचल प्रदेश में अगर हम क्राइम्स की बात करते हैं 2023 में, वो कौन सा जिला है। ज़रूर अगर आपने पहले वीडियोस देखी हैं, हमारा मिशन अलाइड भी फॉलो किया हुआ है, तो अब आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। परंतु अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है कांगड़ा के ऊपर टिक कर देंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा मैं बताता हूँ। देखो, हमारे पास अलग अलग ईयर का अलग अलग डाटा आता है जो इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स हिमाचल में हुए उसका। तो हमारे पास जो डाटा आता है उसमें हमें पता चलता है कि मंडी में 2023 तक का जो डाटा अवेलेबल है, मंडी में जो क्राइम्स हुए वो 2606 जो था वो रिपोर्ट किए गए, 2606 क्राइम्स रिपोर्ट किए गए। कांगड़ा में जो क्राइम्स रिपोर्ट किए गए वो कितने किए गए, कांगड़ा में वो 2585 2585 क्राइम्स जो था वो रिपोर्ट किए गए। शिमला में अगर हम बात करते हैं ये कितने क्राइम हुए, तो शिमला में आपने ध्यान रखना है 2469 क्राइम्स जो था वो हुए, 2469 क्राइम्स हुए। ऊना में उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि कितने क्राइम्स हुए, तो ऊना में जो था वो 1431 क्राइम्स जो था वो हुए, 1431 क्राइम्स हुए। तो ये क्राइम्स की एक लिस्ट रही हिमाचल प्रदेश में। उस हिसाब से अगर आप 2023 में देखेंगे तो मंडी डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज़्यादा क्राइम्स जो था वो रिपोर्ट किए गए। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, कांगड़ा इसका सही आंसर नहीं है। तो ये आपको करेक्शन करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पुराना डाटा कुछ और कहता है, अब जो लेटेस्ट डाटा जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो 2023 का है, वो कुछ और कहता है। हिमाचल में जो टोटल क्राइम्स 2013 में देखे गए वो 2023 में देखे गए वो कितने थे? 19,987 क्राइम्स जो था वो देखे गए। अच्छा, ऐसा कौन सा जिला था जहां पर सबसे कम क्राइम्स जो था वो नोट किए गए? तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट था, 182 क्राइम्स यहाँ पर रिपोर्ट किए गए। इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 182 ही हुए। तो ये गैस आप सही भी लगा लेंगे, परंतु हाईएस्ट नंबर ऑफ जो हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स हुए वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में हुए, 2606। ठीक है जी, ये आप यहाँ से नोट कर लेना सारा का सारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं जांगियम डायलेक्ट इज स्पोकन इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं जांगियम बोली हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में ट्राइब्स भी अलग अलग रहती हैं, तो अलग अलग बोलियां अलग अलग ट्राइब के द्वारा बोली जाती हैं। तो ये जो जांगियम बोली बोली जाती है ये किन्नौर के लोगों के द्वारा बोली जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। किन्नौर के लोगों के द्वारा ये जांगियम बोली बोली जाती है। अब ठीक है, किन्नौर के लोगों के द्वारा ये बोली बोली जाती है। और डायलेक्ट्स की भी बात करते हैं। किन्नौर की ही सबसे पहले डायलेक्ट्स की बात करते हैं। तो किन्नौर में कौन कौन सी बोलियां जो हैं वो बोली जाती हैं। किन्नौर में देखो, एक तो हिमस्कंद बोली जाती है, होमस्कंद जिसको कहते हैं। एक छितकुली बोली वहां पर बोली जाती है। छितकुल आपको पता है क्षेत्र है वहां पर, तो छितकुल के लोगों के द्वारा जो बोली बोली जाएगी उसको छितकुली कह देंगे। एक सुनामी बोली भी वहां पर बोली जाती है। एक संगनूर बोली भी वहां पर बोली जाती है। वैसे ही लाहौल स्पीति की अगर हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में गारा बोली बोली जाती है, रंगलोई बोली बोली जाती है, मनचाटी बोली वहां पर बोली जाती है। तो वो लाहौल स्पीति की ध्यान रखनी है। बाकी तो हमारे पास जैसे कहलूर बिलासपुर को कहते हैं, तो कहलूरी कहाँ पर बोली जाती है, बिलासपुर में बोली जाती है। मंडी में जो है वो मंडियाली बोली जाती है। सुकेती भी मंडी में बोली जाती है। बाल्डी कहाँ पर बोली जाती है, ये भी मंडी में बोली जाती है। बाल्डी बोली भी मंडी में ही बोली जाती है, ये भी ध्यान रखना है। और सोलन का जो क्षेत्र आता है वहां पर हिंडूरी भी बोली जाती है, भगाटी भी बोली जाती है, केओंथली भी बोली जाती है और महासुवी उपबोली भी वहां पर, उपभाषा भी वहां पर बोली जाती है। साथ में ही हम ट्राइब्स की भी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ट्राइब्स के द्वारा बोली जाती हैं। तो स्वांगला ट्राइब हम देखते हैं कि पत्तन वैली में मुख्य रूप से ये पाई जाती है, जिसको चंद्रभागा वैली लाहौल स्पीति की कहते हैं। तो यहाँ के लोगों के द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है, यहाँ पर मंछद बोली ये बोलते हैं, जो कि तिब्बतन और हिंदी का जो है मिक्सचर होता है। और चिनाली भी यहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है। मंछद और चिनाली यहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है। शिशुल एरिया जो आता है, शिशुल एरिया में तिनन भाषा जो है वो बोली जाती है। तिनन बोली वहाँ पर बोली जाती है। तिनन बोली शिशुल के लोगों के द्वारा जो है वो बोली जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास बोलियों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब चलते हैं इंडिया जीके के क्वेश्चन। इस सीरीज में आपको पता है 5 क्वेश्चन एचपी जीके के, 5 क्वेश्चन इंडिया जीके के हम डिस्कस करते हैं। बोलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तो बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रिस्क्राइब द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करती है। हम अलग अलग टाइम पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ते रहते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल कौन सा डील करता है इनसे, आर्टिकल नंबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल नंबर 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मुख्य रूप से 11 आती हैं। इसमें मैं मोटे मोटे तौर पर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बता देता हूँ। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बोला जाता है कि रिस्पेक्ट करनी है नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, ये कहा जाता है। इसमें ये भी कहा गया है कि नेशनल सर्विसेज जो है ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर भी जो है वो कंट्री के डिफेंड में अगर ज़रूरत पड़ती है नेशनल सर्विसेज में आपको सेवा देने की, तो वहाँ पर भी सेवा दी जाए। हिमाचल इंडिया का जो रिच हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना है, उसकी वैल्यू को जो है वो बनाए रखना है, ये कहा जाता है। तो इस तरह की अलग अलग फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। एक बार पढ़ लेना, कई बार वो भी पूछ ली जाती हैं, परंतु आपने आर्टिकल ज़रूर ध्यान रखना है। 51A आर्टिकल है और 42nd जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये दोनों ही क्वेश्चन ज़रूरी हो गए यहाँ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं वेयर वॉज डेवलप्ड द कालीघाट फोक आर्ट इन इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत में कालीघाट लोक कला कहाँ विकसित हुई। भारत में जो कालीघाट फोक आर्ट जो है वो डेवलप हुआ वो वेस्ट बंगाल रीजन में डेवलप हुआ। ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इंडिया में अगर हम फोक आर्ट की बात करते हैं तो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग फोक आर्ट जो है वो आता है। जैसे कि मधुबनी हो गया, मधुबनी कहाँ का फोक आर्ट है, मधुबनी पेंटिंग भी आपने सुनी होगी। मधुबनी जो है वो बिहार का है। कहाँ का, बिहार का है। कलमकारी हो गया एक, कलमकारी कहाँ का है, कलमकारी जो है वो, ये आपने ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का ये है।
एक तंजौर फोक आर्ट है। तंजौर फोक आर्ट जो है वो कहाँ का है? तंजौर फोक आर्ट तमिलनाडु स्टेट का जो है वो आता है। और कांगड़ा पेंटिंग्स आपको पता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। एक सांझी पेंटिंग भी वैसे ही आती है, सांझी आर्ट। ये सांझी आर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट आर्ट जो है वो आता है। अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पैटर्न उठाकर देखेंगे तो आपको इस तरह के फोक आर्ट, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं ताकि ये क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। तो इनको साथ साथ में नोट तो करना ही करना है हर एक चीज़ को, परंतु जो आपको नया चल लगे ना कि नई चीज़ पढ़ ली, उसके लिए एक अलग से नोट्स बनाकर उसको 2-3 दिन लगातार रिवाइज भी करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। उससे पहले अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर भी हम क्वेश्चंस जो हैं वो डालते रहते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप तो एक ऐसा माध्यम है कि आप किसी को मैसेज भी कर रहे हैं, मैसेज करते करते अगर हमारा कोई नोटिफिकेशन आ गया क्वेश्चन का तो वो क्वेश्चन का नोटिफिकेशन देख लिया और वो भी याद रह जाएगा। तो वो एक मेथड है रिविज़न करने का और कुछ नहीं है। मतलब फ़ोन तो एक बॉडी का पार्ट हो गया है, तो व्हाट्सएप भी उस फ़ोन का ही एक पार्ट है, उस बॉडी का ही एक पार्ट है। तो व्हाट्सएप के बिना तो कोई फ़ोन है नहीं आज के टाइम में। तो आप उन चीज़ों को इजीली रिवाइज वहाँ से कर सकते हैं और उन चीज़ों को इजीली वहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जवार माइंस आर इम्पोर्टेंट फॉर। ये भी मोस्ट स्टार क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। बोलते हैं जवार खाने कहाँ किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जवार माइंस जो है वो जिंक के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी जिंक की ये माइंस हैं, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब जिंक की ये माइंस हैं, चलो सही बात है। हमारे पास इंडिया में बहुत सारी माइंस आती हैं, हमारे पास अलग अलग मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। जवार माइंस पहले तो कौन से स्टेट में पाई जाती हैं? ये राजस्थान स्टेट में पाई जाती हैं। जिंक के लिए फेमस है, ये आपने ध्यान रखना है। जिंक के लिए फेमस है, राजस्थान में पाई जाती हैं। और वैसे ही हमारे पास एक रानीगंज कोल फील्ड भी आता है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है और ये इंडिया का फर्स्ट कोल माइन जो है वो कहलाता है। तो इंडिया का फर्स्ट कोल माइन कौन हुआ? रानीगंज हुआ। रानीगंज जो है वो कहाँ पर पड़ता है? रानीगंज जो है वो वेस्ट बंगाल में जो है वो पड़ता है। उसी तरह आपने ध्यान रखना है कोलार भी जो है वो माइंस हैं, कोलार भी गोल्ड की माइंस हैं। कोलार गोल्ड माइंस कहाँ पर पड़ती हैं? ये आपने ध्यान रखना है, कर्नाटक में पड़ती हैं। कर्नाटक में पड़ती हैं ये कोलार माइंस। और कोलार माइंस हैं किस चीज़ की? ये गोल्ड की माइंस हैं, ये आपने ध्यान रखना है। गोल्ड की ये कोलार माइंस हैं और ये कर्नाटक में जो है वो पड़ती हैं। अच्छा, एक है गोगी, और गोगी जो कि यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में आती है कर्नाटक के, ये किसके लिए फेमस है? गोगी यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में आती है, ये यूरेनियम के लिए जो है वो फेमस है। ये यूरेनियम की माइंस है, ये आपने ध्यान रखना है। गोगी जो कि कर्नाटक के यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, ये यूरेनियम की माइंस है। यूरेनियम की एक और फेमस माइंस हैं जो कि जिनको जो है वो जादूगोड़ा माइंस कहा जाता है। जादूगोड़ा माइंस ये कहाँ पर पड़ती हैं? ये झारखंड में पड़ती हैं। ये भी यूरेनियम के लिए ही फेमस है और ये माइंस आपने पढ़ी होंगी, पेपरों में देखे होंगे, क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं। उसी तरह गेरवा माइंस है। गेरवा माइंस अभी चर्चा में भी रहा था। गेरवा माइंस जो है वो कोल के लिए फेमस है और छत्तीसगढ़ में जो है ये पड़ती हैं। कुसमुंडा माइंस है, कुसमुंडा माइंस भी कोल के लिए फेमस है और छत्तीसगढ़ में पड़ती हैं। तो ये सारी माइंस की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अभी हम 1 to 5 पार्ट PDF शेयर कर चुके हैं, अब 5 to 10 का टारगेट रखेंगे और उसी को जो है फिर हम PDF के कंपाइल करके जो है वो शेयर करेंगे PDF टेलीग्राम ग्रुप पर अपने। तो साथ साथ में ऐसा होता है ना कि ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने को और एक साथ आपको पिछला भी रिवीजन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। परंतु उससे पहले हम ना स्टार्टिंग में टारगेट फिक्स करते थे कि 500 लाइक्स हुए हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे और हम करते भी थे वैसा ही। अब देखो टारगेट नहीं रखते तो कुछ लाइक्स भी नहीं करते, तो इसलिए टारगेट रखना ज़रूरी नहीं है। इस वीडियो में हमको टारगेट नहीं ऐसा रखेंगे, परंतु कॉमन सी बात है कि अगर कोई भी चीज़ हेल्पफुल है तो यू मस्ट अप्रिशिएट, और अप्रिसिएशन का एक माध्यम है थम्स अप, है इनके लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलंग द फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर। तो बोलते हैं प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलंग जो है वो इनको जो है वो कृषि वैज्ञानिक हैं और इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। कौन सी फील्ड में इनको ये प्राइज़ मिला है? अब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रह चुके हैं। अगर आपने पढ़ा हो वर्ल्ड जीके में तो इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। वैसे तो हम इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन को कहते हैं,
परंतु इंडिया लेवल पर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो नॉर्मन बोरलैंग को जो है वो कहा जाता है। और इनको नोबेल प्राइज़ मिला, इनको पीस के लिए जो था वो नोबेल प्राइज़ मिला। और कौन से ईयर में इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला? 1970 में इनको ये नोबेल प्राइज़ जो था वो मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला था एग्जैक्टली। अभी देखिए नॉर्मन बोरलैंग को जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ये हमने पढ़ लिया। नोबेल पीस प्राइज़ इनको 1970 में मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए ही, वो भी हमने पढ़ लिया। साथ में ही एम.एस. स्वामीनाथन हमारे पास इंडिया के आते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन को जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम इंडिया में, भारत में कहते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन को जो है वो अभी हमने देखा था कि इनको एक प्राइज़ दिया गया है, परंतु इनका देहांत हुआ तो उस टाइम इनको ये प्राइज़ मिला था, उसके करीब ही। परंतु उससे पहले भी इनको बहुत सारे प्राइज़ मिल चुके हैं। हम पहले जो प्राइज़ मिले हैं उनकी बात करते हैं। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो मिला था वो 1987 में इनको ये मिला था। इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, 1971 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। इनको एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड मिल चुका है, वो 1986 में मिला था। इनको जो है वो पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है 1967 में। इनको पद्मश्री के अलावा पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है 1972 में। इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है 1989 में। और अभी जो इनको प्राइज़ मिला था, अभी इनको भारत रत्न अवार्ड से जो था वो नवाजा गया था, तो भारत रत्न अवार्ड इनको अभी मिला। बाकी के प्राइज़ जो इनको पहले मिल चुके हैं वो भी हमने जान लिए। हमने नॉर्मन बोरलैंग के बारे में भी जान लिए। दो पर्सनालिटीज़ एक ही फील्ड से जुड़ी हुई हमने एक साथ पढ़ ली। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं केमिकल नेम ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, जिसको RDX कहते हैं, इज। तो पहले तो ध्यान रखना है यहाँ पर क्वेश्चन पूछने वाले का माइंडसेट कैसा होता है। वो पूछेगा RDX की फुल फॉर्म भी। RDX की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। तो इस तरह से RDX की फुल फॉर्म है। और कांस्टेबल का एग्जाम है आपका अगर, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RDX की फुल फॉर्म। अब बोलते हैं RDX का जो केमिकल नेम है वो क्या है? इसका जो केमिकल नेम है वो साइक्लोनाइट है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब दो चीज़ें यहाँ से पता चली कि RDX का कोई केमिकल नाम भी है जिसको साइक्लोनाइट कहते हैं, और RDX का कोई पूरा नाम भी है जिसको रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव जो है वो कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास कुछ एक पूरे नामों वाले क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP भी कहते हैं, उसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो एक केमिकल नेम है वो कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट इसका पूरा नाम या फिर केमिकल नाम ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा का केमिकल नाम पूछा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का जो है वो केमिकल नाम है। उसी तरह जो है वो बेकिंग सोडा के अलावा जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो ड्राई आइस कहते हैं। मतलब ड्राई आइस का जो केमिकल नाम है वो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में कहलाता है। जिप्सम का पूरा नाम केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को भी कहते हैं, जिसको POP कहते हैं। और वैसे ही जो है वो आपने ध्यान रखना है लाफिंग गैस का केमिकल नाम क्या है? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो कहलाती है। नाइट्रस ऑक्साइड आपने ध्यान रखना है। मार्स गैस किसको कहते हैं? मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मार्स गैस आपने ये भी नोट कर ली। और उसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला, जिसको लाफिंग गैस कहते हैं ना, नाइट्रस ऑक्साइड, उसका फार्मूला क्या है वो आप कमेंट करके बताएंगे। नाइट्रस ऑक्साइड का जो एक फार्मूला होता है वो क्या है? क्योंकि कई बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन भी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोल देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन देख लीजिए जो बहुत ही आसान है, आप फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बता भी देंगे, मुझे पता है। बोलते हैं व्हाट इज द डिकेडल ग्रोथ रेट इन लाहौल स्पीति फ्रॉम 2001 टू 2011। 2001 से 2011 तक लाहौल स्पीति का जो दशकीय वृद्धि दर था वो कितना था? यहाँ की जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आप जल्दी से डिकेडल ग्रोथ रेट यहाँ की कमेंट करके बताइए। और हिमाचल प्रदेश की जो डिकेडल ग्रोथ रेट रही है 2001 से 2011 के बीच में, वो भी आपको कमेंट करके बतानी है। अब ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो टिप्स पर ही याद होना चाहिए। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे? स्टार्टिंग में ही बताया था, @allexam31 अपने टेलीग्राम से सर्च करेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।